आज की वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस आप लोग ने काफ़ी पहले भी सुना होगा और नॉर्मल रूटीन में भी हम लोग देखते हैं कि उनको पैरालिसिस हो गया, चल नहीं पा रहे। बहुत सारे पेशेंट बहुत कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी आप लोगों को कई पेशेंट कुछ ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल नहीं चल पा रहे, कई थोड़ा ख़राब हालात में चलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली पैरालिसिस क्या होता है, किस किस टाइप का होता है और उसमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। पैरालिसिस रेफर्स टू द लॉस ऑफ मसल फंक्शन इन पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट का जो मसल फंक्शन है वो खराब हो गया, कम हो गया, चाहे बिल्कुल लॉस हो गया, वो पैरालिसिस कहलाता है। कि पैरालिसिस रेफर्स टू लॉस ऑफ मसल फंक्शन इन पार्ट ऑफ बॉडी। इट कैन बी लोकलाइज्ड टू अ स्पेसिफिक एरिया और वाइड स्प्रेड। या तो ऐसा हो सकता है कि एक छोटे से एरिया में ही हो, जैसे किसी को रिस्ट में रिस्ट ड्रॉप हो गया, और वाइड स्प्रेड या पूरी बॉडी में भी हो सकता है, अफेक्टिंग अ लार्जर पोर्शन ऑफ द इंटेरिटी ऑफ बॉडी। पूरी बॉडी को भी कर सकता है, एक हाथ एक पैर को, या किसी बॉडी पार्ट को, किसी को फेस पे भी होता है फेसियल पैरालिसिस। तो पैरालिसिस बेसिकली हुआ लॉस ऑफ मसल फंक्शन इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ पैरालिसिस की। कॉजेज में आएगा पैरालिसिस कैन ऑकर ड्यू टू वेरियस रीजंस। कई रीजन है इसके। पहला हुआ ट्रॉमा, कोई भी इंजरी लगना। इंजरीज टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कैन लीड टू पैरालिसिस। किसी को मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हो गया, स्पाइन का रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, तो उससे भी पैरालिसिस हो सकता है। ब्रेन में किसी को हेड इंजरी हुई जिससे ब्रेन में इंजरी आ जाती है, वो भी पैरालिसिस कर सकता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक एक रीजन है। अ स्ट्रोक ऑकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज डिसरप्टेड। ये मैं आप लोग को आगे थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को डिटेल में भी बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि स्ट्रोक ऑकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज डिसरप्टेड, कि जो ब्रेन का ब्लड फ्लो है वो डिसरप्टेड हो जाता है, लीडिंग टू डैमेज इन ब्रेन। अब जो हमारा ब्रेन है वो बॉडी, उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो किसी भी रीजन से अगर ब्लड फ्लो रुक जाता है तो वो भी स्ट्रोक का कारण बनता है। डिपेंडिंग ऑन द एरिया अफेक्टेड इट कैन कॉज पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ बॉडी और इन स्पेसिफिक मसल ग्रुप। ब्रेन का जैसे पार्ट का डैमेज है, जैसा एरिया अफेक्ट हुआ है, उसके हिसाब से या तो एक साइड का पैरालिसिस हो सकता है या फिर कुछ पर्टिकुलर मसल ग्रुप में हो सकता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं। कई ऐसी डिजीज होती हैं जो पैरालिसिस करवाती हैं, कंडीशन लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक डिजीज है ब्रेन की, जिसकी वजह से कुछ कुछ पार्ट अफेक्टेड हो जाते हैं, उस जगह पे अपना जो ब्रेन का फंक्शन है वो कम हो जाता है, वो लीड टू पैरालिसिस। इमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, गुलियन बेरी सिंड्रोम, जीबीएस, ये सब ऐसी डिजीजेस हैं कि जो पैरालिसिस का कॉज बनती हैं। फिर उसके अलावा इन्फेक्शन एंड डिजीज आ जाता है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि पोलियो और ट्रांसवर्स माइलेटिस, एज वेल एज डिजीज लाइक पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस के आपको बहुत पेशेंट देखने को मिलेंगे कि उनको जस्ट एक एज के साथ ब्रेन में डीजनरेशन आ रही है, तो वो भी क्या नाम से एक तरीके का पैरालिसिस होता है कि मूवमेंट लॉस हो रही है उसमें। या फिर सम टाइप ऑफ कैंसर कैन लीड टू पैरालिसिस एज अ सिम्टम। कुछ किसी को ब्रेन में कुछ ऐसा कैंसर हो गया कि ब्रेन का वो पार्ट अफेक्टेड हो गया, वो भी पैरालिसिस का एक कारण हो सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पैरालिसिस में, कि कितने तरीके के होते हैं। इसमें फर्स्ट है मोनोप्लीजिया। Monoplegia is this type of paralysis affects a single limb such as an arm or a leg. मोनो का मतलब हुआ सिंगल, प्लीजिया का मतलब हुआ पैरालिसिस। तो एक ऐसा पैरालिसिस दैट अफेक्ट्स अ सिंगल लिम्ब, एक हाथ में हो गया, एक पैर में हो गया, इस तरीके की चीज को मोनोप्लीजिया कहते हैं। हेमीप्लीजिया, हेमीप्लीजिया इन्वॉल्व पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, affecting affecting an arm, a leg, and sometimes the face. It often occurs due to stroke or brain injury. हेमीप्लीजिया बेसिकली क्या होता है कि हेमी का मतलब हुआ हाफ, प्लीजिया इज पैरालिसिस, तो यानी कि पैरालिसिस है हाफ साइड ऑफ बॉडी का। कि जो मान लीजिए किसी का राइट हैंड और राइट लेग नहीं काम कर रहा, कभी कभी उसमें फेस भी इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे किसी का लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग नहीं काम कर रहा, ये चीज़ें ज़्यादातर स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी की वजह से होती हैं। फिर आता है पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया रिजल्ट्स इन पैरालिसिस ऑफ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी,
इंक्लूडिंग बोथ लेग। जिस पेशेंट के ऊपर की बॉडी तो ठीक है, लेकिन नीचे के दोनों लेग पैरालाइज हो गए, तो उस कंडीशन को पैराप्लीजिया कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस टिपिकली स्टेम्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज बिलो द नेक। नेक के नीचे जिस भी लेवल पे इंजरी हुई, सर्वाइकल लेवल पे अगर हो गई, तो उसके नीचे के जितने एरियाज हैं उनमें इंजरी, उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। मान लीजिए किसी को L1 L2 पे होता है, तो L1 L2 के नीचे की जो सप्लाई है, जो भी मसल्स ग्रुप में करे हैं, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है क्वाड्रीप्लीजिया। क्वाड्री का मतलब हुआ फोर, ऑल्सो नोन एज टेट्राप्लीजिया, इसको टेट्राप्लीजिया भी कहते हैं। कॉजेज पैरालिसिस इन बोथ आर्म्स एंड लेग, दोनों हाथ दोनों पैरों में हो गया। ये जैसे जो पैराप्लीजिया था वो बेसिकली स्पाइन के लोअर रीजन की वजह से होता है। क्वाड्रिप्लीजिया होता है कि अपर, अगर मान लीजिए किसी के सर्वाइकल में हुआ तो उसके हैंड्स की भी सप्लाई इफेक्टेड हो जाएगी और लेग्स की भी सप्लाई इफेक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डाइप्लीजिया। डाइप्लीजिया रिफर्स टू corresponding parts on both side of body. For instance, it might affect both arms or both legs simultaneously. मतलब या तो दोनों हाथ इन्वॉल्व हो गए या दोनों पैर इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद में एक है फ्लैसिड पैरालिसिस, कि दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस इन्वॉल्व अ लॉस ऑफ मसल टोन एंड रिफ्लेक्सेस इन द अफेक्टेड एरिया। It can it occurs due it occurs due to damage to the nerves that control muscles. मान लीजिए किसी की ऐसी नर्व पे असर हुआ, जो बेसिकली वो नर्व क्या कर रही थी, मसल्स को कंट्रोल कर रही थी। अब उन नर्व्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से जो मसल का टोन वगैरह है वो खत्म हो जाएगा, तो बॉडी बिल्कुल ढीली सी पड़ जाएगी। उस ढीली वाली चीज को फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। ऐसा कई बार आपको स्ट्रोक के इनिशियल डेज में मिलता है। जब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, तो स्टार्टिंग के डेज में वो फ्लैसिड पैरालिसिस में होते हैं, कि फ्लैसिड स्टेज में होते हैं, कि बिल्कुल लूज होते हैं। नेक्स्ट आता है स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज इंक्रीज मसल टोन एंड स्टिफनेस इन द अफेक्टेड मसल। जैसे हमने फ्लैसिड में पढ़ा था कि फ्लैसिड में रिड्यूस मसल टोन हो जा रही है, स्पास्टिक में उल्टा हो रहा है, इंक्रीज मसल टोन हो जा रही है और टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं कि पेशेंट को हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में आता है पार्शियल पैरालिसिस या फिर परेसिस। इसमें आ जाता है कि भाई पूरा पैरालिसिस भी नहीं है, लेकिन पेशेंट थोड़े वीक हैं। पार्शियल पैरालिसिस इंडिकेट्स अ वीकेंड मसल स्ट्रेंथ रेदर देन कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन, कि मसल स्ट्रेंथ वीक हो गई है, कंप्लीट लॉस नहीं हुआ। ऐसे वाले पेशेंट ज़्यादातर अच्छी कंडीशन में रहते हैं और जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अब जैसे हमने पैरालिसिस के बहुत सारे टाइप्स पढ़े, वैसे तो आपको हर तरीके के पैरालिसिस के पेशेंट देखने को मिलेंगे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, हेमीप्लीजिया, यानी कि जो हाफ साइड वाला पैरालिसिस है। हेमीप्लीजिया के आगे हेमीप्लीजिक प्रोग्राम वगैरह पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक इस कंसेप्ट को एक बार समझ लें, कि जो ब्रेन स्ट्रोक है, जिस ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हेमीप्लीजिया होता है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि एक पार्ट ऑफ जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। अब वो जितना डैमेज होगा उतना जो पार्ट है वो अफेक्टेड होगा। तो अब उसका एक बीपी से कई बार रिलेशन होता है, कि ब्रेन स्ट्रोक एंड ब्लड प्रेशर का जो एक रिलेशन है, आप इसको समझ लीजिए, आगे काम आएगा आपके। A part of brain function is affected which may be due to reduced oxygen supply to brain. इसमें ब्रेन स्ट्रोक में हुआ क्या, कि ब्रेन का जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो गया। क्यों अफेक्टेड हुआ, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो गई। अब ब्रेन को बॉडी का एक ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए होता है, और इसलिए ब्रेन की टेंडेंसी क्या है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, तो ब्रेन का वो पार्ट धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। अब ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट आपको मिलेंगे, वो उनको स्ट्रोक कैसे हुआ, क्योंकि उनका बीपी हाई हो गया। अब नॉर्मली बीपी हाई हो जाता है लोगों का, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा वाला हाई हो जाता है, 300-400 के लेवल तक पहुंच जाता है। तो बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्स होता है कि जब बीपी हाई होगा तो हार्ट रेट लो कर देती है बॉडी, जस्ट एक तरीके से प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। जब बीपी हाई है तो चलो भाई हार्ट रेट को लो कर दो, जिससे बैलेंस बना रहा है। लेकिन अब अचानक से बीपी बहुत शूट कर गया, 300-400 तक पहुंच गया, तो हार्ट रेट बहुत ही लो हो जाएगा। अब हार्ट रेट लो हो गया, यानी हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो लो हो गया,
तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई रिड्यूस ब्लड ऑक्सीजन टू ब्रेन, मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचना चाहिए वो भी कम हो जाएगा। और जिसकी वजह से क्या आता है, इफेक्ट इन ब्रेन फंक्शनिंग ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बीपी बहुत हाई हुआ, नतीजन हार्ट रेट लो हो गया। हार्ट रेट लो हुआ तो जो ब्लड सप्लाई पहुंचनी चाहिए थी ब्रेन में ऑक्सीजन के साथ, वो कम होती गई। अब ये सारा कुछ इस पार्ट पे डिपेंड करता है कि वो जो सप्लाई है वो कितनी देर तक रुकी रही। अगर वो ज़्यादा देर तक रुकी है तो ज़्यादा पार्ट डैमेज होगा, आगे पेशेंट का आउटकम पुअर होगा। कभी कभी जस्ट मोमेंटरीली होता है, कई बार पेशेंट को ऐसा स्ट्रोक आता है कि उनको सब कुछ याद रहता है, वो बेहोश भी नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट का आउटकम बेटर रहता है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो फिलहाल आप लोगों ने एक ब्रेन स्ट्रोक का ये कॉज समझ लेना है कि बीपी हाई हुआ, हार्ट रेट लो हो गया, उससे ब्लड सप्लाई कम हो गई ब्रेन को, ऑक्सीजन कम हो गया और वो पार्ट जो है वो डैमेज हो गया। आगे आप लोग पढ़ेंगे हेमीप्लीजिया के प्रोग्राम के बारे में। हमने जैसे टाइप ऑफ हेमीप्लीजिया में पढ़ाई था कि हेमीप्लीजिया इज पैरालिसिस ऑफ हाफ साइड ऑफ बॉडी। और जो ज़्यादातर आपको हेमीप्लीजिया के पेशेंट मिलेंगे उनका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हेमीप्लीजिया है, अपना ब्रेन स्ट्रोक है, सॉरी, कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमीप्लीजिया इज ब्रेन स्ट्रोक, कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ज़्यादातर आपको हेमीप्लीजिया के पेशेंट मिलेंगे। थैंक यू।